हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इंडिया एंड द वर्ल्ड। मेरा नाम है दिव्यम। इस चैनल पर हम आपके लिए जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स पर नई से नई वीडियो लेकर आते हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम इंडियन पॉलिटी पर एक नई वीडियो लेकर आए हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022। क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 ये एक्ट पार्लियामेंट में अप्रैल 2022 में पास हो गया था एंड इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 4 अगस्त 2022। ये बिल इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि जब से ये बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ था तभी से इस बिल पर बहुत कंट्रोवर्सी बनी हुई थी। कंट्रोवर्सी क्या थी ये हम आगे वीडियो में देखेंगे। पहले बिल के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये बिल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को लीगल सैंक्शन देता है कॉन्विक्ट्स की और अदर पर्सन्स की मेजरमेंट्स लेने के लिए फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्रिमिनल मैटर्स। मेजरमेंट्स में क्या आती है? मेजरमेंट में बायोमेट्रिक डेटा है जिसमें बहुत फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सैंपल्स ले सकते हैं। फिजिकल सैंपल जैसे आपको पता ही है कि फिंगरप्रिंट्स हुए, पाम प्रिंट्स इंप्रेशन हुए, आइरिस स्कैन हुआ, रेटिनल स्कैन, फोटोग्राफ्स वगैरह, ये चीज़ें फिजिकल सैंपल्स में आती है। इसके अलावा बायोलॉजिकल सैंपल्स जैसे कि बिहेवियरल ट्राइट्स इंक्लूडिंग हैंडराइटिंग एंड सिग्नेचर्स को भी कलेक्ट कर सकते हैं। दिस बिल रिपील्स द एग्जिस्टिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920। ये अंग्रेजों द्वारा बनाया गया एक एक्ट था जो आज तक चल रहा था, लेकिन अब इस एक्ट को अमेंड करने की ज़रूरत पड़ी, तो इसलिए इस एक्ट को ही रिपील किया गया और एक नया एक्ट लाया गया, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022। डिटेल्स क्यों चाहिए होते हैं इन क्रिमिनल ट्रायल्स? जनरली ये 3 चीज़ों के लिए चाहिए होते हैं। पहले है एक कल्प्रिट की आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करने के लिए। दूसरा, इन केस ऑफ रिपीटेटिव ऑफेंसेस ऑफ सिमिलर नेचर, ये एस्टैब्लिश करने के लिए कि ये काम एक ही आदमी का है। और तीसरा कि अगर कोई आदमी पहले ही कन्विक्ट हो चुका है और उसके सैंपल्स हमारे पास पहले या मेजरमेंट्स हमारे पास पहले ही अवेलेबल हैं, तो उन मेजरमेंट्स पे और नई मेजरमेंट्स को कंपेयर करके हम ये जान सकते हैं कि क्या ये सेम कल्प्रिट है। इस एक्ट को अमेंड करना क्यों जरूरी हो गया था? क्योंकि एग्जिस्टिंग लॉ में हम सिर्फ फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट इंप्रेशंस ले सकते थे, लेकिन जो नया लॉ आया है उसके मुताबिक हम नया मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करते हुए बॉडी की अदर मेजरमेंट्स भी ले सकते हैं। इस एक्ट के प्रोविजंस के मुताबिक काफी ज्यादा लोगों की मेजरमेंट्स ली जा सकती हैं टू गैदर सफिशिएंट लीगली एडमिसिबल एविडेंसेस एंड एस्टैब्लिश द क्राइम ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन। जितने ज़्यादा मेजरमेंट्स हमारे पास अवेलेबल होंगे उससे इन्वेस्टिगेशन और ज़्यादा एफिशिएंट होगी और जल्दी होगी। अब हम देखते हैं कि पुराना एक्ट एक्चुअली रिपील क्यों किया। 1970s में स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राम बाबू मिश्रा केस में सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले यह हाईलाइट किया कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट जो है उसे बदलने की जरूरत है। फिर 1980s में 87th लॉ कमीशन की रिपोर्ट भी आई। उन्होंने 2 सेट ऑफ रिकमेंडेशन दिए। 2 सेट्स ऑफ रिकमेंडेशंस वर गिवन बाय द लॉ कमीशन। पहली रिपोर्ट में उन्होंने बोला कि हमें जो मेजरमेंट्स लेते हैं उसका स्कोप एक्सपैंड करने की जरूरत है, जिसमें सिर्फ फिंगरप्रिंट्स ही नहीं, पाम इंप्रेशन भी लिए जा सके, सिग्नेचर्स लिए जा सके, राइटिंग स्पेसिमेंस लिए जा सके और स्पेसिमेन ऑफ वॉइस भी जिसमें इंक्लूड हो। सेकेंड सेट ऑफ रिकमेंडेशन में लॉ कमीशन ने यह बोला कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी में हम जो मेजरमेंट्स लेते हैं उसके अलावा भी मेजरमेंट्स अलो होनी चाहिए। और लॉ कमीशन ने साथ में यह भी हाईलाइट किया कि कुछ स्टेट्स ने इस लॉ को पहले ही अमेंड कर चुके हैं, इसीलिए एक सेंट्रलाइज्ड लॉ लाने की जरूरत है जिसमें ये सारी अमेंडमेंट्स इंक्लूडेड हो। अब देख लेते हैं कि जो पुराना एक्ट था आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट और क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट इन 2022, इन दोनों में क्या फर्क है। सबसे पहला डिफरेंस है कि कौन कौन लोग हैं जिनके मेजरमेंट्स लिए जा सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट के तहत वो इंसान जो कन्विक्टेड हो किसी ऑफेंस के लिए
जिसकी पनिशमेंट 1 साल या उससे ज़्यादा हो, उसके मेजरमेंट्स लिए जा सकते हैं। कोई ऐसा इंसान जो किसी ऑफेंस के लिए, जो पनिशेबल ऑफेंस के लिए अरेस्ट हुआ हो, जिसकी रिगरस इम्प्रिजनमेंट हो 1 साल से ज़्यादा, उस केस में मेजरमेंट लिए जा सकते हैं। या फिर किसी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पर लिए जा सकते हैं फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रोसीडिंग अंडर द CRPC, प्रोवाइडेड दैट द पर्सन हैज बीन अरेस्टेड इन कनेक्शन विद सच इन्वेस्टिगेशन प्रीवियसली। इसका मतलब है कि किसी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पर मेजरमेंट्स लिए जा सकते हैं अंडर CRPC अगर वो इंसान पहले भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान अरेस्ट हुआ हो। दूसरी तरफ है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022। इस एक्ट के प्रावधान के मुताबिक कोई भी ऐसा इंसान जो किसी भी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट हुआ हो, उसके मेजरमेंट्स लिए जा सकते हैं। अगर वो किसी ऑफेंस के लिए किसी भी लॉ के अंडर अरेस्ट हुआ हो या किसी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर अरेस्ट हुआ हो, उसके भी मेजरमेंट लिए जा सकते हैं। किसी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पर भी मेजरमेंट्स लिए जा सकते हैं। एंड इसके लिए जरूरी नहीं कि वो उसकी प्रोसीडिंग सिर्फ CRPC में चल रही हो, बल्कि किसी भी लॉ के अंडर अगर उसकी प्रोसीडिंग चल रही है तो उसके मेजरमेंट लिए जा सकते हैं। और इस बार कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट में एक रिक्वायरमेंट थी कि वो इंसान उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान पहले अरेस्ट हुआ होना चाहिए, जबकि क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट में के प्रावधान के मुताबिक जरूरी नहीं है कि वो इंसान पहले भी अरेस्ट हुआ हो इन कनेक्शन विद द प्रोसीडिंग प्रीवियसली। दूसरा है कि कौन कौन से मेजरमेंट्स लिए जा सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट के मुताबिक फिंगर इंप्रेशन, फुट इंप्रेशन मेजरमेंट्स एंड फोटोग्राफ लिए जा सकते हैं, जबकि नए क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 के मुताबिक फिंगर इंप्रेशन, पाम प्रिंट्स इंप्रेशन, फुटप्रिंट्स, photographs, iris and retinal scans, physical, biological samples and their analysis, behavioral attributes including signatures, handwriting or any other examinations referred to in section 53 and 53A of the CRPC, ये लिए जा सकते हैं। तीसरा है कि जो मेजरमेंट्स लिए गए हैं, किन लोगों के मेजरमेंट्स को डिस्ट्रॉय करना है और कब करना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट के मुताबिक कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी केस से एक्विट हो गया हो या इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो डिस्चार्ज हो गया हो या रिलीज हो गया हो और वो किसी प्रीवियस ऑफेंस में कन्विक्ट ना हुआ हो, उसके मेजरमेंट्स डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जबकि क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट के मुताबिक कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको कोर्ट ने एक्विट किया हो या इन्वेस्टिगेशन के दौरान डिस्चार्ज किया हो या रिलीज किया हो और वो किसी भी प्रीवियस ऑफेंस में पनिश ना किया गया हो, ऐसे व्यक्ति के मेजरमेंट्स को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। लेकिन जो इंसान कोर्ट द्वारा कन्विक्ट किया गया हो, उसके मेजरमेंट्स को 75 ईयर्स तक संभालने का प्रोविजन है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब से ये बिल पार्लियामेंट में पेश हुआ तभी से इस पे बहुत कंट्रोवर्सी बनी थी। जैसा कि आपको पता ही होगा कि प्राइवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन को लेके देश में वैसे ही एक डिबेट चल रही है कि जो डेटा गवर्नमेंट कलेक्ट करती है या कोई प्राइवेट एजेंसी कलेक्ट करती है इन रिगार्ड टू अ प्राइवेट इंडिविजुअल, वो उसका कैसा यूज कर रही है। इस एक्ट को अपोज करते हुए ऑपोजिशन ने बोला कि ये एक्ट फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी, राइट टू सेल्फ इंक्रिमिनेशन एंड राइट टू प्राइवेसी को वायलेट करता है। ऑपोजिशन ने एक कंसर्न जताया कि ये एक्सेसिव पावर देता है एग्जीक्यूटिव को। एग्जीक्यूटिव में प्रिजन ऑफिसर्स हो गए एंड पुलिस हो। बिल का क्लॉज 3 है दैट प्रोवाइड्स दैट a police official shall record measurement of a person lifted if it is so required or is expedient। लेकिन इस लॉ में ये नहीं बताया गया कि वो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें इट इज रिक्वायर्ड एंड एक्सपीडिएंट। अपोजिशन ने ये बोला कि डेटा प्राइवेसी, जो डेटा कलेक्ट हुआ वो तो ठीक है कि किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए लिया, किसी इन्वेस्टिगेशन को पूरा करने के लिए पुलिस ने डेटा लिया, लेकिन उस डेटा की प्राइवेसी का क्या। इस बिल का जो क्लास 5 है उसके मुताबिक ए पुलिस ऑफिसर कैन लॉफुली टेक द मेजरमेंट बाय फोर्स, कि एक पुलिस ऑफिसर फोर्स यूज करके भी मेजरमेंट ले सकता है अगर कोई मेजरमेंट देने से डिनाई करता है। एंड एनी रेजिस्टेंस और रिफ्यूजल ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट टू ऑफेंस, और अगर कोई इसका ऑपोजिशन करता है तो वो भी एक ऑफेंस माना जाएगा अंडर सेक्शन 186 ऑफ द आईपीसी। लेकिन कोई इंसान किन ग्राउंड्स पर रिफ्यूजल कर सकता है वो इस एक्ट में मेंशन नहीं है। साथ में ये भी ऑब्जेक्शन रेज की गई कि जो मेजरमेंट इस एक्ट के तहत ली जाएंगी उससे उस पर्सन की डिजिटल एंड फिजिकल बिलोंगिंग भी एक्सेस हो जाएंगी और उससे मास सर्विलेंस का खतरा बढ़ जाएगा। अगली चीज है कि इंडिया में एक बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जो कि लॉज को अंडरस्टैंड नहीं करती है
ऐसे में अगर कोई पर्सन अरेस्ट होता है तो अपने राइट का पता ही नहीं है कि वो किन कंडीशंस में अपने मेजरमेंट्स देने को इनकार कर सकता है। ऐसे केसेस में पुलिस ऑफिसर जबरदस्ती करके भी लोगों के मेजरमेंट्स ले सकते हैं। लास्टली ऑपोजिशन ने ये ऑब्जेक्शन रेज किया कि इतने इंपॉर्टेंट लॉ को पब्लिक स्क्रूटनी के लिए नहीं रखा गया, जैसे कि डीएनए टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2019 को रखा गया था। गवर्नमेंट का इसके पास एक ही जवाब है कि जितने भी क्रिटिसिज्म है या शॉर्ट कमिंग्स हैं इस लॉ की, उनको रूल्स में पूरा किया जाएगा। जो पार्लियामेंट में पेश होता है वो एक बिल होता है, अगर वो बिल पास हो जाए तो एक एक्ट बन के सामने आता है। उस एक्ट के बेसिस पे गवर्नमेंट रूल्स जारी करती है। तो गवर्नमेंट का ये कहना है जितने भी क्रिटिसिज्म या शॉर्ट कमिंग्स इस एक्ट की हैं वो रूल्स में पूरी की जाएंगी। अब हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इस बारे में क्या स्टैंड है। पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि बायोमेट्रिक डेटा एंड अदर पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर्म पार्ट्स ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेसी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि बायोमेट्रिक डेटा एंड अदर पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर्म्स पार्ट ऑफ राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21। लेकिन पुट्टास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक टेस्ट ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी दिया। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ये एक लीगल टर्म है। इसका मतलब है दैट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन शुड नॉट बी मोर ड्रास्टिक देन इट ऑट टू बी फॉर ऑब्टेनिंग द डिजायर्ड रिजल्ट। इसका मतलब यह है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन उतना ही होना चाहिए जितना जरूरी है और बहुत ज्यादा ड्रास्टिक ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने 4 चीजें बताई विच कॉन्स्टिट्यूट डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। फर्स्ट इज लेजिटिमेट एम, दूसरा सुटेबल मीन्स, तीसरा नेसेसिटी ऑफ मीन्स एंड चौथा प्रोपोर्शनैलिटी स्ट्रिक्टो सेंसो। जब हम इस बिल के बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि एम जो है वो लेजिटिमेट है। एम तो लेजिटिमेट है कि मेजरमेंट्स इसीलिए कलेक्ट करनी है क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेंगे। लेकिन क्या हम बोल सकते हैं कि सूटेबल मीन्स अडॉप्ट किए गए हैं इसके लिए? इसमें एक चीज आपने नोटिस की होगी कि बायोलॉजिकल मेजरमेंट्स भी लिए जा सकते हैं, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि बायोलॉजिकल मेजरमेंट्स में क्या ब्लड ड्रॉ करना, हेयर सैंपल्स लेना, डीएनए सैंपल्स लेना, पॉलीग्राफिक टेस्ट कराना, नार्को एनालिसिस टेस्ट कराना, क्या ये चीज़ें बायोलॉजिकल मेजरमेंट्स में इंक्लूडेड हैं या नहीं? तीसरा है नेसेसिटी ऑफ मीन्स। जैसा कि डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ने बोला कि एक्शन उतना होना चाहिए जितना ज़रूरी है। तो जब हम देखते हैं कि नेसेसिटी अगर मेजरमेंट्स लेने की है, कितने मेजरमेंट्स लेने की नेसेसिटी है, ये कौन आइडेंटिफाई करेगा या ये कौन वेरीफाई करेगा? इस बिल के मुताबिक ये सारी पावर पुलिस ऑफिसर को दे दी गई है। एंड चौथा है प्रोपोर्शनैलिटी स्ट्रिक्टो सेंसो। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी को हार्म पहुंचा रहे हो, किसी की कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को हार्म पहुंचा रहे हो, तो उसके लिए ये एस्टैब्लिश करना भी जरूरी है कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को हार्म करने से कुछ बेनिफिट हुआ है। दिस बिल डू नॉट क्लैरिफाई दिस थिंग ऑल्सो कि किसी एक सिचुएशन में कोई पुलिस ऑफिसर किसी चीज को कैसे इंटरप्रेट करेगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं इस बिल हैज अ लेजिटिमेट एम ऑफ इंप्रूवमेंट इन इन्वेस्टिगेशन, डिटेक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग क्राइम्स, बट इट फेल शॉर्ट ऑफ सेटिस्फाइंग द अदर 3 रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डॉक्ट्राइन। तो इसके लिए हमें वेट करना होगा रूल्स के आने का। जैसा कि गवर्नमेंट का स्टैंड है कि जो भी शॉर्ट कमिंग्स है वो रूल्स में पूरी करती जाएंगी। इस बिल का अगला ऑपोजिशन है दैट इट वायलेट्स द राइट ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन अंडर आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये आर्गुमेंट कुछ स्टैंड नहीं करता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉइंट को बहुत ही इलेबोरेटिव तरीके से पहले ही सेटल कर दिया है इन द केस टाइटल्ड काठिकली-ओगाड वर्सेस द स्टेट ऑफ बॉम्बे। इस केस में जजमेंट सुनाते हुए कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि नॉन कम्युनिकेटिव एविडेंसेस जैसे कि थंब इंप्रेशन और इंप्रेशन ऑफ फुट और पाम और फिंगर्स और स्पेसिमेन राइटिंग्स और शोइंग पार्ट ऑफ अ बॉडी बाय वे ऑफ आइडेंटिफिकेशन आर नॉट इंक्लूडेड इन द एक्सप्रेशन टू बी अ विटनेस। ये ऑपोजिशन का ये ऑब्जेक्शन कहीं स्टैंड नहीं करता है दैट दिस बिल वायलेट्स द राइट टू सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो फ्यूचर में हमें ये देखना होगा कि ये लॉ कैसे इंप्लीमेंट होता है। क्या इसमें कुछ रूल्स बदले जाते हैं या एक्ट को अमेंड किया जाता है? और एक्ट को अमेंड या रूल्स को बनाने से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये देखना कि इस एक्ट को इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है थ्रू लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज। तो इसी के साथ मैं अपनी ये वीडियो खत्म करता हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो इसे आप कमेंट्स में जरूर लिखें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।